अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, दुनिया के बदलते सियासी मंजरनामे में जहां ताकतवर मुल्क अपने मफादात के लिए जंगों को हवा देते हैं, वहां एक मुल्क ऐसा भी है जो अब भी अमन, इस्तेहकाम और जिम्मेदारी का इस्तिआरा है, यानी वतन अजीज पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में आज अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। पैगाम वाज़ेह है कि रियासत एक है, मौक़िफ़ एक है और अज़्म भी एक है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अफगानिस्तान से होने वाले हालिया हमलों को भारत की शह पर करार देना महज इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत की निशानदेही है कि भारत खित्ते में दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसकी प्रॉक्सीज अब सरहद पार से पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही हैं। मगर पाकिस्तान का जवाब क्या है? रद्द-ए-अमल में नफरत नहीं है, दिफा में हिकमत जरूर है। इसकी ताज़ा मिसाल मीर अली में खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बनाना है। ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं, ये उस नजरिए की जीत है जो कहता है कि हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का किरदार आज सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं। गजा के अमन मुआहदे में सालसी हो, मशरिक़ वुस्ता में बातचीत के दरवाजे खोलने की कोशिश हो या आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, पाकिस्तान ने हर महाज पर जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। आलमी मीडिया भी अब ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा में नहीं बल्कि आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। जब दुनिया के बड़े ममालिक खुद इंतहा पसंदी के दबाव में फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने खून से लिखी हुई कुर्बानियों की तारीख पेश कर रहा है। और आज भी भारत के झूठे बयानिए, अफगान सरजमीन से होने वाली दरअंदाजी और आलमी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान सर उठाकर खड़ा है। सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना यह पैगाम है कि अब हम सिर्फ दिफाई कौम ही नहीं बल्कि फैसला कुन कौम भी हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बुखारी साहब, आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है, तमाम सियासी और अस्करी क़यादत उसमें मौजूद थी। सर, कितना ज़रूरी था ये इजलास बुलाना, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और फिर वज़ीर आला KP इसमें शरीक नहीं हुए, कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका जबकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे? जी भैया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। बहुत ही अहम सूरत हाल है और आपने अपने इंट्रो में काफ़ी कुछ समो दिया है। बहुत कम गुंजाइश है बाकी कहने की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आज तक जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक है, ये एक एलामिया है फिर PTI की तरफ से कि हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। आपने जो मर्ज़ी करना हो, जितनी मर्ज़ी सीरियस नौयत की गुफ्तगू करनी हो, हम तो नहीं आएंगे वहाँ पर। और अगर आप जो नए मुंतखब वज़ीर आला हैं उनकी पहली तकरीर को सामने रखें तो आपको बानी का वो जो नज़रिया था कि हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे, हम डिनाइल मोड में रहेंगे, आपने जो करना है कर लें, ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से लेके किसी भी सूरत हाल पर जब भी कभी नेशनल कंसेंसस बनाने की बात आई है और तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी और वज़ीर-ए-आज़म ना होते हुए भी इमरान खान साहब ने कभी उनमें शिरकत नहीं की है। तो ये एक एटीट्यूड है, दिस इज़ ए लेगेसी जो कि अभी जारी है और जिसकी अब शक्ल जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक वज़ीर आला को इलेक्ट हुए अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और वो विफाक के साथ कन्फ्रंटल पोजीशन लेके एक इकाई के तौर पर एक कोने में बैठे हुए हैं। आज के इजलास की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि 3 दिन की जो टेम्परेरी सीज़ फायर हुई थी, हमने उसके बारे में अफ़गानिस्तान को ये वार्न कर दिया था कि ये अगर टाइम गेन करने की कोशिश है तो ये इसका नुकसान आपको होगा, हमें नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की सफारती सतह के ऊपर जो है कद बढ़ा है पाकिस्तान का, चाहे वो गज़ा का मामला हो या इससे हट के हो। आपने देखा किस तरीके से दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करता दिखाई देगा आपको। बिल्कुल इसी एतबार से, अस्करी एतबार से जो जंग हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ जीती, तो हमने दुनिया भर में अपनी अस्करी सलाहियत का लोहा है जो है वो भी बनवा लिया है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चलते चलते ये कहूँ कि यही हाल हमारे मीडिया का भी है कि जंग के दौरान जिस तरीके से हिंदुस्तान के मीडिया ने बढ़ के हाँकी और जिस रफ्तार से अब तक वो उसके ऊपर माजरत खां हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। हैविंग सेड दिस, इस वक्त सिचुएशन क्रिटिकल है। सही सॉरी, अगर तो KPK के वज़ीर आला ने इसी तरह के स्टांस लेके ये सोच रखा है कि वो KPK की क़यादत कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपके सामने 2 बातें रखता हूँ। एक तो
जनरल अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो थी तो सिक्योरिटी के एतबार से, हाँ जी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे इशारे जो हैं वो मौजूद थे। उन इशारों के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो रवैया हमने वज़ीर आला का देखा है, मुझे खैरियत दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली है। जी अच्छा, जवेरी। अच्छा, आमिर खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फिर सर मैं पेरोल पे रिहाई की बात करूंगी आपसे, और इसके साथ साथ ये सालसी की जो बानी ने पेशकश की है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। खास तौर सबसे पहले आज का इजलास जिसमें अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से अहम नुकात डिस्कस किए गए, केपी की सूरत हाल, दहशतगर्दी की सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मामला चल रहा है, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं, और वज़ीर आला केपी का इसमें शिरकत ना करना क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, आज की मीटिंग बहुत अहम ज़ाहिर है, उसमें सारे ही अहम इशूज है, और फिर ये भी है कतर में जो ज़ाहिर मुज़ाकरात चलते रहे हैं उससे भी चीज़ों को अपडेट किया गया होगा जो शुरा उसमें शामिल थे। और पाकिस्तान का जो नैरेटिव इस मामले बहुत क्लियर है अफगानिस्तान के हवाले से कि हम सिर्फ जब दफा के लिए ही कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर हमले होंगे और मुसलसल इस तरह ज़ाहिर है जिस तरह वो तंग कर रहे हैं, दहशतगर्दी को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान हुकूमत, और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत हमें तो इसको बहुत अफसोस है, क्योंकि हमने इतने साल जब ये रेजिस्ट कर रहे थे अमेरिकन कब्जे के खिलाफ, तो हम अफगान तालिबान को सपोर्ट करते थे कि ये गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस वक्त हमें ये बिल्कुल भी किसी को बल्कि अंदाजा नहीं था जो उनसे लोग उम्मीद रखते थे, और ये उस वक्त तो ये लोग यहाँ कस्में खाते थे और बड़े यकीन दिलाते थे कि हम जब आ जाएंगे तो बड़ा बॉर्डर पुरसकून हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन दोस्ताना बिरादराना ताल्लुक होगा। लेकिन वो निहायत ही बेशरम तो मतलब सख्त लफ्ज़ है, लेकिन क्या कि एहसान फरामोशी का और ना शुक्रगुजारी का और बहुत ही बुरा रवैया रहा है अफगान तालिबान हुकूमत का। मुझे तो वैसे बहुत इसका भी अफसोस हुआ है आज केपी के वज़ीर आला का शामिल ना होना, मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं है। वो नए पहली बार बने हैं, अभी उनको चंद दिन ही हुए हैं, उनको तो बहुत सारी चीजों को पता भी नहीं होगा। उनको इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए था ताकि उनको अच्छा वो जो भी इनको अपना मौके पे उसमें रखते ना, वो एक आला सतही ये बिल्कुल मीटिंग है जहाँ पे आप अपने अगर उनको रिजर्वेशन चाहिए, मालूमात चाहते हैं या ऑपरेशन के बारे में उनको डिटेल चाहिए थी या जो भी चीज चाहिए थी वज़ीर आला के तौर पे उनके सूबे में ऑपरेशन हो रहा है, इसको आप नॉन सीरियस एटीट्यूड कहेंगे या इमेच्योर सियासत कहेंगे? ये इमेच्योर सियासत है। एटीट्यूड तो क्या होना है बंदे की, क्या मतलब उसकी पॉलिटिकल स्टैंड कोई नहीं है, पहली बार एमपीए बना है और पीटीआई की वजह से एमपीए बने तो शायद काउंसलर ना बन सकते, तो इनका क्या वो तो नहीं है। और इसमें बेसिकली अब देख रहा है ये तो बड़ा अजीब सा एक पपेट वाला रवैया कर रहे हैं कि मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा, यानी आप हर मामले में आप हर रोज आप मुलाकात करेंगे, आप वज़ीर आला है, आपको फैसले करने हैं और मतलब आप पहले चले तो जाओ ना। वज़ीर आज़म साहब ने कॉल की है और उन्होंने कहा है कि हम एक साथ मिलकर चलेंगे, तो ये बड़ा उनको अच्छा एक उनको जी सोहेल अफरीदी साहब को चाहिए था आज के इजलास में शिरकत करते, मालूमात हासिल करते, अपना जो मौक़िफ़ था वो भी वहाँ बयान करते और फिर जो चीजों से अपडेट करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी लीडर को, तो बाद में जो समझ आती थी, लेकिन उनको जाना जरूर चाहिए था। ना जाना निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं उसकी। बुखारी साहब यानी सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है, पैटर्न वही है जो इससे पहले हम देख रहे थे। और इसके साथ साथ वो सवाल मैं आपसे ना चाहूंगी कि बानी ने पेशकश किया है कि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, पैरोल पे उन्हें अगर रिहाई मिल जाए तो वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि अगर आप उनकी इस हवाले से देखें जी तो उनका तालिबान खान मैंने नहीं रखा था, ना मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के हर शहर में उनके दफातर खुलने चाहिए, ना मैंने ये कहा था कि 40,000 के करीब लोग ला के हम वापस बसा रहे हैं जिनमें से 8 से 10,000 तक जंगजू हैं, वो जब हमारे पास आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो आज हमारे लिए जिस तरह का अजाब बने हुए हैं, तो खान साहब को और पीटीआई को अगर आप देखें तो उन एलिमेंट के खिलाफ जिनके खिलाफ आज पाकिस्तान महाजराई में मसरूफ़ है, जिनको हम अब कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दें, बहुत हमने आपकी मेज़बानी भी कर ली, आप मेहमान के तौर पर हमारे गलों पर छुरियां चला रहे हैं, आप हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं, उनके साथ जिस पार्टी की हमदर्दी होगी उसके बारे में मैं क्या कहूँ। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनको इसके हवाले से क्या टाइटल देना चाहिए, मैं इस कोई जजमेंटल होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कि उनकी पैरोल के ऊपर रिहाई और फिर वो क्या करेंगे जब वो एक तरह से पार्टी हैं, वो समझते हैं कि अफगान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत उनके खिलाफ जुल्म सितम कर रही है, पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। पिछले आप देखिए 40 साल से अमूमी तौर पर और पिछले 10 साल से खसूसी तौर पर हमारे यहाँ खून बहने के सिवा क्या हुआ है।
हमने 3 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, 2 दफा उनसे जान छुड़वाई, स्वात पर वो काबज हो गए, उनसे बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई। अब और क्या चाहते हैं उनसे, क्या उनके साथ किया जाए ऐसा? वारिस साहब, यानी हमने बहुत इंतजार किया, हमने बहुत वेट किया, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब जो हमारे जवानों की शहादत हो रही है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं, वाज़े हमारे पास सबूत हैं कि इसमें अफगानी मुलव्विस हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इसमें मुलव्विस है। बुखारी साहब, सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अब फिर हमने करना क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, DGISPR का आपने हवाला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाजे कर दिया था, जब तक तमाम सियासी जमातें एक पेज पे नहीं होंगी तो मुल्क में अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आएगा? क्योंकि बैरूनी ताकतों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए अंदरूनी चैलेंजेस हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये मैं आपको 2-3 मिसालें दे के कोशिश करता हूं वाजे करने की। चलिए, हुकूमत के साथ तो आपकी लड़ाई है, PTI की पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ तो लड़ाई है, लेकिन आपने देखा 26वीं तरमीम के हवाले से जो मोहब्बतों की पींगें बड़ी थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो ग्रैंड अपोजिशन बनी थी, क्या हुआ उसका? PTI किसी के साथ चलने पर आमादा ही नहीं है वो। फिर उसके बाद आपको याद होगा, हुकूमत के साथ डायलॉग शुरू हुआ था, 3 राउंड हो गए थे, चौथे राउंड के बाद फिर उन्होंने पीछे से टांग खींच के कहा कि नहीं जनाब, मुज़ाकरात खत्म है। तो जब वो ऑन बोर्ड आने के लिए तैयार ही नहीं है पॉलिटिकल एलीट के साथ, तो फिर इसके ऊपर बस सिर्फ सब्र ही किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है बताइए। सही कह रहे हैं खाकानी साहब। वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े किया है कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान हालिया हमले हो रहे हैं, ये भारत की शय पे हो रहे हैं। वाज़े सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। भारत जो बड़ी बढ़के मार रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, तो अफगानी बुरी हुकूमत जो है वो प्रॉक्सी बनी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। आप देखें ना, इससे पहले जो TTP के हमलों में शिद्दत आई है मई में, जो पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसकी यदि कोई जवाब नहीं, मतलब कोई तुक नहीं है। मतलब TTP के खिलाफ कौन सा ऐसा हो रहा था, कौन सी ऐसी चीजें उनको अंगेज किया? किसी चीज ने नहीं। सिर्फ ये वाकया हुआ कि इंडिया को हमने उनको हजीमत उठानी पड़ी, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी, उनको ज़ाहिर है राफेल गिरा के और बाकी हर हवाले से पाकिस्तान की बर्तरी साबित हुई। तो वो इंडिया ने अपने गुस्से को और अपनी शिकस्त खुर्दगी को और अपनी मायूसी को छुपाने की खातिर ही TTP को एक्टिव हुआ। तो वो तो एक लिंक डायरेक्ट समझ आता है, यानी बिल्कुल उसके एक तो इंटेलिजेंस इत्तलात होंगी, शवाहिद होंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन लॉजिकली भी ये प्रूव हो गई है चीजें सारी। अभी आप देखें ना, जो अमीर खान मुत्तकी ने जो जिस तरह का विजिट किया वहां पे, अच्छा, ये अमीर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके बारे में ये कहा जाता था कि अफगान तालिबान में कंपैरेटिवली प्रो पाकिस्तान है, यानी ये सॉफ्ट आदमी है। ये अगर सॉफ्ट आदमी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रो पाकिस्तान जो एक सो कॉल्ड है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो जो एंटी तालिबान मुला याकूब वगैरह जो मुला उमर के बेटे हैं और दूसरे लोग हैं, उनके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जहर भरा होगा वहां पे, कितना जहरीला इनका तर्जमल हो रहा है। और अभी ये बुखारी साहब ने बिल्कुल देखें, बिल्कुल ठीक कहा, मुज़ाकरात मिलकर ग्रुपों के साथ एज ए स्ट्रेटेजी होता है। कभी मतलब नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए थे, लेकिन हमने देखा है कि हर ऐसी अटेम्प्ट को ये TTP के लोग अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीजें सामने है ना, 3-4 बार कई बार कोशिश हुई। ये सवाल बुखारी साहब आपके सामने भी रखना चाहूंगी। फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, अफगानिस्तान में बुरी हुकूमत के, इन्होंने भारत का दौरा किया है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे या दुनिया एक्सपेक्ट कर सकती थी कि अफगानिस्तान और भारत पूरी दुनिया के सामने इस तरह से हाथ मिलाएंगे? फिर जिस तरह की हजीमत का सामना उन्हें करना पड़ा, भारत को करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, ये चल क्या रहा है? भारत अपनी जो शिकस्त है उसको ना तस्लीम कर रहा है, लेकिन उस हजीमत को मिटाने के लिए ये हरकतें और हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, आप सूरत हाल का जायजा ले लीजिएगा। एक अजीत डोवल नामी शख्स है वहाँ, जो कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने बना रखा है, इसकी $1 बिलियन एनुअल ग्रांट है जो उनको मरकज से मिलती है, जिसका वाहिद मकसद जो है वो पाकिस्तान को ब्लीड कराना है। वो चाहे CPAC का प्रोजेक्ट हो, चाहे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी हो, चाहे KPK के अंदर जो हो रहा है। इस हवाले से अमीर तकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका वहाँ जाके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देना खुद उनकी अपनी क़यादत और उनके मुल्क की तारीख को मस्क करने के मुतरादिफ है। जो उन्होंने दिया है, देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत अपनी वो 5 दिन की जंग जिसमें हमने उसका फैसला 4.5 घंटे में कर दिया था, वो हजीमत मिटाने के लिए अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराना चाहता है। हम कैसे ये तवक्को रख सकते थे कि हमारा मगरबी साइड का जो पड़ोसी मुल्क है, जो मुसलमान है, जिनके लिए हमने 40 साल में कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम की है, हमने अपने मुंह से नवाला नोच के उनको 40 बरस तक 40 लाख लोगों को दिया है,
वही अगर हमारे घरों पर छुरियां चलाने लगेंगे या हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे तो इसको बर्दाश्त करने की कोई प्लॉजिबल वजह तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना भी एक हद के बाद लबरेज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसको देखने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए उन तमाम तर कुव्वतों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो मौका चाहिए, वो तो उधार खा के बैठे होते हैं। आप देखिए BLA है, BFA है, जितनी भी वहाँ तकरीबकार ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ट्रेनिंग भी वहाँ दी जाती है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे भी भेजे जाते हैं, असला भी दिया जाता है। स्पिन मर्दिक में बैठ के NDC, रॉ और एट टाइम CIA ये मिलके क्या करते रहे हैं, वहां से ट्रेन करके लोगों को चमन के रास्ते भेजते रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैल जाते थे। और बुखारी साहब ऐसे में क्या ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात ये ऑपरेशन के खिलाफ है और वो कह रही हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये बड़ा एक अफसोस का मकाम है। हक़ानी साहब, पाकिस्तान की अगर हम अहमियत की बात करें तो पाकिस्तान की अहमियत अब पूरी दुनिया देख रही है। सिफारती सतह पर भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का नाम अब ज़बान ज़द-ए-आम है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं रही जो पहले थी। भारत को ये एक आंख नहीं भा रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि खित्ते में जो नई सबबंदी हो रही है, पाकिस्तान इसमें मरकज़े निगाह है। क्या पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो मामलात हैं, अपने मुकदमात हैं, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे रखें ताकि इससे भी बाहर निकल सके? देखिए, अच्छी बात तो ये हुई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट में, इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट में भी दुनिया ने इंडिया की साइड नहीं ली। पाकिस्तान की साइड जो मुल्कों ने खुल के ली, लेकिन इंडिया की तरफ ना होने के बराबर उनकी सपोर्ट थी। और अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अफगानिस्तान की किसी भी मुस्लिम मुल्क ने सपोर्ट नहीं ली, मतलब अफगानिस्तान की बिल्कुल भी। सिवाय इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी है कोई कहीं से कोई, ये एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ, खुशाइंद बात है। और हमें इनको आइसोलेट करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें चीन को भी इन्वॉल्व करते हुए, ईरान को, क्योंकि ईरान में भी काफी रिजर्वेशंस हैं अफगान तालिबान के खिलाफ। को पता है कि काफी लोगों को 8-9 लाख से ज्यादा अफगानी निकाले गए पिछले चंद माह में ईरान से भी। और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी बीच में दोशंबे में जो इजलास हुआ था उसमें ईरानियों ने बताया था कि वहाँ पे जो हमले, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें अफगान शहरियों की तादाद ज्यादा है। मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाबहार में एक हमले में 18 में से 16 अफगान शहरी थे। तो ईरान की भी काफी सारी शिकायत हैं, पाकिस्तान से मौके पर उनका मिलता है। और इसी तरह दूसरे मुल्क पाकिस्तान ब्रेक पे जाने से पहले एक शॉर्ट आंसर आपसे लेना चाहूंगी। आज दोहा में मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। कतर और सऊदी अरब सालसी का किरदार अदा कर रहा है। कितने इंपॉर्टेंट आपकी नजर में ये है? देखिए, अहम है। अगर ये लोग इनकी सालसी अगर मानते हैं अफगान तालिबान, पाकिस्तान का तो एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये हमले, ये कार्रवाइयां ना हो, TTP को सपोर्ट ना किया जाए। ये बहुत सिंपल है। अगर अफगान तालिबान मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खुद चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो और हमारी बॉर्डर महफूज हो। लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, बहुत देखना जाना चाहिए। नाज़रीन, हमें भी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। खास तौर पे हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, क्या हो सकता है उनके आने के बाद, पैनल से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासी सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में उनके कुछ इख्तलाफात नजर आए। फिर वज़ीर आज़म साहब बीच में आए, सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई, बिलावल के साथ उनकी मुलाकात हुई और मामलात कुछ बेहतर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल कुछ हमने डिस्कस कर ली। वज़ीर आला KP तब्दील हो चुके हैं। बुखारी साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और ऐलान मौलाना साहब की तरफ से किया गया है कि वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो मौलाना अपनी अहमियत बना लेते हैं। आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं मौलाना? देखिए, इस वक्त सूरत हाल इतनी वल्नरेबल है। एक इकाई जो है वो मरकज के खिलाफ सफा रहा है। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इत्तेहादी जमातें थी हुकूमत के अंदर, उनके बीच में भी आपको वो पता है नोक झोंक चल रही थी। मौलाना एक चीज़ के मास्टर हैं, और वो सिर्फ मौलाना की मास्टरी नहीं है। अगर आप पीछे जाएं वापस तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, जो उनके वालिद थे और भुट्टो के दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनके भी सियासत का रंग ढंग यही होता है कि जब मौका निकले या ऐसी सूरत हाल बने जिसमें कुछ हासिल किया जाता है तो वो पीछे कभी नहीं रहते हैं। एक बात सही। दूसरी बात यह है कि तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए या एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, उनके साथ कभी बिगाड़ पैदा नहीं किया है। बयानबाजी की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें अगर कोई तो पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको कन्फ्रंट करती हुई दिखाई नहीं देगी JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ग्रुप है। हैविंग सेड दैट,
देखिए, उनको कुछ शिकायतें इस हुकूमत से हैं, उनको कुछ शिकायतें एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। उनका ख्याल ये है कि 2018 के इलेक्शन हो या 2024 के इलेक्शन हो, उनकी जमात को और उन्हें इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की गई है। सही। इसके लिए वो अपने बहुत दरीना दोस्त जरदारी साहब से भी नाराज हैं और शहबाज शरीफ साहब से भी नाराज हैं। तो उनका जो आना है और जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट की है, कि यानी जो उनके अल्फाज हैं उसके अंदर पोशीदा जो धमकियां कह लीजिए आप, या अपने आप को अपनी पोजीशन को असर्ट करने की कोशिश कह लीजिए, वो कोई अच्छा मैसेज नहीं है हुकूमत के लिए। मेरा ख्याल ये है कि बहुत जल्द, चंद घंटों में, आइंदा कह लीजिए आप, या शाम तक या कल सुबह तक उनको एंगेज करेगी हुकूमत, भी एंगेज करेगी, एस्टैब्लिशमेंट भी एंगेज करेगी, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आपने देखा कितनी मुखालफत की थी उन्होंने 26वीं तरमीम की। सही। फैसल कुंडी साहब ने भी, खाकवानी साहब ये कहा है कि हम मौलाना साहब को एंगेज कर लेंगे। इस टाइम उनके पास कौन सा ऐसा तुर्क का पत्ता है जिसमें वो अपनी इंपॉर्टेंस बना लेंगे? खाकवानी साहब देखिए, मौलाना का पहले जो अभी जो बात हो रही थी, ये शिकवा उनका बुनियादी तौर पर यही होता है कि वो पावर पॉलिटिक्स से उनको पावर से बाहर रखा गया। मतलब बलूचिस्तान में वो उस पोजीशन में थे, उनके पास 9-10 उनके पास एमपीएस भी थे, वजारत आला उनको मिल सकती थी, लेकिन वो पीएस उनको असल में डिक्टो पीएस पार्टी ने किया है, जरदारी साहब ने किया। मौलाना फजल रहमान अपने आप को सदारत के लिए एक फिट उम्मीदवार समझते थे, जरदारी साहब खुद बनना चाहते थे, तो मौलाना साइड उनको करना पड़ा। फिर बलूचिस्तान में वजारत आला नहीं मिल सकी उनको, तो ज़ाहिर उनको अब केपी में वो हारे हैं, वो तो हर बुरी तरह हारे हैं, हर जगह ही हारे हैं। अब सिर्फ डेरा इस्माइल खान तो नहीं हारे ना, केपी में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, सबकी समझ ही आई है। वहां पे तो ये नहीं कह सकते कि मौलाना का क्या मुझे हरवाया गया है। उनको ये है कि उनको बलूचिस्तान की वजारत आला नहीं मिल सकी और नून लीग और पीएस पार्टी ने आपस में एडजस्टमेंट करके इनको बाहर कर दिए। ये विषय को जिक्र ना, मेरा ख्याल है उस वक्त एक तो मौलाना फजल रहमान अपोजिशन का भी एक चूंकि खला है इस वक्त ना, तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन कर नहीं पा रही, या वैसे भी वो आइसोलेटेड हो चुकी है, बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी है। तो मौलाना फजल रहमान एक हकीकी अपोजिशन पार्टी के तौर पे भी अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। हालांकि उनका बाहर निकलना, सड़कों में निकलना, एहतजाज या कोई इस वक्त जस्टिफिकेशन तो नहीं है। मौलाना के पास कोई ऐसा जो उनके मखसूस स्लोगन होते हैं, नारे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। कोई इस्लामिलाइजेशन को खतरा नहीं है, कोई ब्लास्फेमी लॉ को कोई तरमीम नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज ऐसी हो नहीं रही। बुखारी साहब, इस वक्त जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में नजर है ना, वो हमें शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। मौलाना इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी रख चुके हैं, और नून लीग के अंदर इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कुछ टाइम पहले गुड कॉप बैड कॉप पीपल्स पार्टी में चल रहा था ना, अभी भी चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को मरियम नवाज से बड़ी ज़्यादा कुछ इख्तिलाफात थे और वो कहते थे हम शहबाज शरीफ से बात करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ही पार्टी में एक साइड गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी अपनाती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, कैसे रीड करते हैं? देखिए, आपने बहुत खूबसूरती से सम अप कर दिया ये क्या कि गुड कॉप बैड कॉप, यही पॉलिसी रही है आसिफ जरदारी साहब की भी और बिलावल भुट्टो की भी। मैं अगर आपको एक हवाला दूं तो 16 महीने तक वो पीडीएम की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, दुनिया भर घूमे, कोई 35 मुल्कों के दौरे किए उन्होंने। और जब वो हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा इस हुकूमत की पॉलिसियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो गुड कॉप बैड कॉप है। फिर उनको कवर करने के लिए प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो कभी कभी कहते हैं कि तो अभी बच्चा है, सीख रहा है ग्रुप। तो ये गुड कॉप बैड कॉप तो पीपल्स पार्टी की सियासत का तुर्रा इम्तियाज आप कह लीजिए इसको। जब भी वो हुकूमत में रहे हैं या अपोजिशन में रहे हैं, ये सूरत हाल रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से कंफर्टेबली इस वक्त पीपल्स पार्टी अहम ओहदों पर बराजमान है, उनके होते हुए ये तस्वुर करना कि वो हुकूमत को खुले मैदान के बीच छोड़ के अलहदा हो जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी बजाते खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी और के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो शुरू में जब इलेक्शन हुए थे फरवरी के 2024 के, तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने एट द फ्लोर ऑफ द हाउस पीटीआई से कहा था कि ये हाथ से हाथ मिलाते हैं और मिलके हुकूमत बनाते हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इसको नहीं माना था। तो और बुखारी साहब, अब जब इख्तिलाफात हो रहे थे तो पीटीआई ने भी कहा कि हाथ से हाथ मिला लें, अगर आपको इतने गिले अदम एतमाद ले आए हम आपका साथ देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो ऑफर भी नहीं मानी। एग्जैक्टली मैंने कभी भी अब तक जो कुछ भी हुआ है और जितनी भी बैड ब्लड जो है वो बयानबाजी की सूरत में हमने देखा, चाहे वो सूबाई सतह के ऊपर था कि सिंध में भी जो 2 मिनिस्टर थे वो भी लगे हुए थे, इधर से भी 2 मिनिस्टर थे, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी अज़मा बुखारी साहबा। तो ये जो बैटल ऑफ वर्ड्स जो है ये चलती रहेगी और चलती रही है हमेशा से, लेकिन उनके रास्ते जुदा होते मैं नहीं देख रहा हूँ। एक तो ये कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब तक उनका दुश्मन एक है
जो कि पीटीआई है, और जब तक उनका दोस्त एक है जो कि एस्टैब्लिशमेंट है, तो मुझे नहीं समझ में आती कि दोनों पार्टी। चलिए मुगाल साहब, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग को। पीटीआई की बात मैं खाकवानी साहब से करना चाहूंगी। खाकवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक में अपेरेंटली एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि वजीर आला केपी चेंज हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो नहीं कर सके, अब जारहियत के चैंपियन सुहेल आफरीदी जो अपने आप को कहते हैं, आपको लगता है कि वो काम सुहेल आफरीदी कर लेंगे और क्या बानी को रिहा करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो? देखिए, चीजें आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन तहरीक इंसाफ में खासतौर पर इमरान खान को ये लगता है कि चीजें नॉर्मल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के होते हुए सब कुछ एक पीसफुली चल रहा था ना, और ये वो तहरीक इंसाफ एक हार्ड किस्म की, यानी हार्ड स्ट्राइकर किस्म की अपोजिशन पार्टी है, तो वो समझती है कि सियासी मैदान में सियासी महाज पे हलचल मची रहे, तो वो हलचल मचाने के लिए इनको लाया गया है सुहेल अफरीदी साहब को। अच्छा। ये अटेम्प्ट करेंगे, अग्रेसिव अटेम्प्ट करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर है, पहले दिन से उन्होंने क्लियर है, और ये बेसिकली समझिए आप मुराद सईद को लाया गया है। मुराद सईद के ये इनके बड़े करीबी, और मुराद सईद इनके तरह से मेंटोर है इनके, तो ये बिल्कुल हाँ जी, एक ऐसे बंदे को लाया गया है जो ये कहकर और ये बार बार उसी पे ही है कि मैं एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट करूंगा, तो ये अग्रेसिव प्रोटेस्ट करेंगे, और गालबन ये मार्च अगले महीने ये दोबारा जिस तरह नवंबर आएगा, नवंबर के एंड में 26 नवंबर वाला जो, उसको भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो खतरा यही है कि ये सब चीजें जो करेंगे, ऑपरेशन की मुखालफत और सारा, ये कहीं दौर राज न लगवा दें, तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि बहरहाल पीटीआई को रहना चाहिए, इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहना चाहिए, और चलो एक सूबे में उसकी है, उनको चाहिए। इसमें देखें एक बड़ा अच्छी इनका मौका मिला है, कबाइल से ये पहले हैं जो ट्राइबल एरिया से वज़ीर आला बने हैं, तो अपने इलाके के लिए कुछ करें, कुछ काम करने की कोशिश करें। पीटीआई का एजेंडा परफॉर्मेंस बेस्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है, सिर्फ एग्रेशन दिखाना काफी नहीं होगा, और ऐसा अपेरेंटली लग रहा है कि अगर एग्रेशन ही मजीद दिखाया जाएगा तो इनकी पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचेगा। सलीम बुखारी साहब, आमिर खाकवानी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर सिफारतकारी है उस पर, और हमारी अंदरूनी और खारजी महाज पर जो इस्तेहकाम है वो कितना ज़रूरी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे हमारे जो अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, सीज़ फायर का वक्त ख़त्म हो गया है, इसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी, और हमारे जो दीगर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक खास तौर पे अगर हम कतर और सऊदी अरब की बात करें जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया था, अब आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस सब पे बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी साहब, IR एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अहमद साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि सीज़ फायर का वक्त ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, आपको लगता है कि ये सीज़ फायर मज़ीद होल्ड करेगा या कोई और स्ट्रैटेजी आपको बनती हुई नजर आ रही है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि पिछले 20 साल से जो TTP की दहशतगर्दी, फितना अल खवारिज की दहशतगर्दी है, वो तो कंटिन्यूड है, और सीज़ फायर कोई भी सस्टेनेबल उसी सूरत में हो सकता है कि अफ़गान तालिबान की जो रजीम काबुल पे मुसल्लत है, ये डिसाइड करें एज अ पॉलिसी कि ये TTP की जो हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे, ये जो TTP के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनको या तो सज़ा देंगी, या उन फितना अल खवारिज के जो कमांडर्स हैं उनको पाकिस्तान को हैंड ओवर करेंगे ताकि पाकिस्तान में उनको सज़ा मिल सके। और एज अ स्टेट पॉलिसी ये दहशतगर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हथियार बना के इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस है इस खत्ते के अंदर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो इसी सूरत में पॉसिबल है कि अफगान तालिबान ने जो दोहा अग्रीमेंट में जिन गारंटीज़ के ऊपर सिग्नेचर्स किए थे, और जो पूरी दुनिया को इन्होंने गारंटीज थी कि अपने खत्ते को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको पूरा करें। उसके अलावा कोई भी सीज़ फायर जो होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत क्लियर स्टैंस है कि आप अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे, आप एक वाक़या दहशतगर्दी का यहाँ पे करेंगे, तो हम जो फितना अल खवारिज के हाइड आउट्स, ट्रेनिंग कैंप्स और जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट करेंगे। सही। अच्छा अहमद साहब, आज जो दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तालिबान वफ़द की क़यादत के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, आप इन मुज़ाकरात को किस तरह से देखते हैं, और सर इसमें कतर और सऊदी अरब का जो किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? सऊदी अरब जिनके साथ हमारा दिफाई माहिदा हुआ, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के साथ भी वो एक अस्करी माहिदा करने जा रहे हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया और कतर दोनों ही मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पार्टनर्स हैं। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। अभी हमारा डिफेंस पैक्ट भी हुआ है कि अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। तो टेक्निकली उस कॉन्टेक्स्ट में जो अफगान तालिबान कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सऊदिया के भी जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, इनकी इसको
तो हुकूमत भी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इट्स नॉट अ गवर्नमेंट। इन्होंने जो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी और इन्होंने जो वादे किए थे कि कुछ अरसे के बाद हम जो जो कंडीशंस हैं उनको मीट करेंगे, वो सारे वादे भी इन्होंने तोड़ दिए हैं, वो पूरे नहीं किए, वो कंडीशंस पूरी नहीं की। तो टेक्निकली लेजिटिमेसी के एतबार से इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक वैल्यू नहीं है। सो इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस तरफ से उनको पाकिस्तान से मार भी पड़ रही है, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी इनको कह रहे हैं कि आप लोग भारत के अंदर बैठ के, दुश्मन मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स देके आए हैं। तो इनकी अपनी लेजिटिमेसी खतरे में, इनकी अपनी रिप्यूट खतरे में, इनकी अपनी इज्जत खतरे में। जो फायदा पाकिस्तान से अफगानिस्तान को अब तक मिला है भारत से हाथ मिलाने के बाद, क्या इन्हें लगता है कि भारत भी उतना ही फैसिलिटेट इन्हें कर पाएगा जितना पाकिस्तान ने किया और अब तक कर रहा है? वो नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, पाकिस्तान ने इनके साथ अच्छा सलूक किया तो उस अच्छे सलूक को इन्होंने पाकिस्तान की कमजोरी समझा। अब भारत इनको इस्तेमाल कर रहा है। इनकी सिर्फ वैल्यू भारत की नज़र में एक है कि ये पाकिस्तान के साथ 3000 तकरीबन 2600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। ना भारत इनके 40 लाख रेफ्यूजीज रख सकता है, ना भारत इनको सपोर्ट दे सकता है कि जब इनके मुल्क में जंगें हों तो इनकी औरतों और बच्चों को महफूज पनागाहें दे। ना भारत के साथ ये मजहब शेयर करते हैं, ना कल्चर शेयर करते हैं, ना एथनिक टाइज शेयर करते हैं। सो ये अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के लोगों को भी, अगर आप देखें जो पब्लिक है वो भी भारत के ये पब्लिक की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं कर रही इस वक्त की जो रजीम है। ये बैंड ऑफ गैंगस्टर्स ये बैंड ऑफ गैंगस्टर्स जो काबुल में मौजूद हैं, ये अपनी एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं अपने फाइनेंशियल आउटकम के लिए, तो वो उनको बैकफायर करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सब पब्लिक तो सरापा एहतजाज है और वो बड़े तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और अगर हम आम आवाम की बात करें तो वो तो मुसलसल पिस रहे हैं इनके हाथों। सर, अमेरिका के किरदार की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, बार उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अप्रिशिएट किया, इसके साथ साथ हमारे जो सिपा सालार हैं उन्होंने फेवरेट फील्ड मार्शल उन्हें करार दिया। हमने देखा कि अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस वो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ी वो बकौल उनके, और हम मानते भी हैं कि बड़ी जंगें भी उन्होंने रुकवाई हैं। अब ये जो मामला है, आपको लगता है कि वो मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे और वो कर सकते हैं इसमें? जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली आपने देखा है कि पिछले 6 से 8 माह के अंदर उनकी कोशिश यही है कि मैक्सिमम जंगों को रुकवाया जाए, क्योंकि ये पॉपुलर सेंटिमेंट है अमेरिका में। ही इज अ पॉपुलर लीडर, पॉपुलर वोट्स लेके आए हैं, और जाहिर है जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज्यादा वे करता है। तो अमेरिकन पब्लिक उनसे यही चाह रही है कि वो मैक्सिमम जंगों को रुकवाएं, और इट इज़ हाईली लाइकली कि इस जंग के अंदर भी वो मीडिएट करेंगे। और जिस तरह उन्होंने इंडिया के कहने पे पाकिस्तान की और भारत की जंग रुकवाई, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने जेनोसाइड गाजा के अंदर भी रुकवाया, फिर ईरान और इसराइल की जंग भी रुकवाई। तो ही इज़ ऑन इट, और आई थिंक कि वो इट इज़ हाईली लाइकली कि वो इस जंग के अंदर भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेंगे। सिफारती सतह पे हमें मज़ीद कितना एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो टाइम है आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। आपको लगता है कि हम सिफारती महाज पे जो काम कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है, या इसको हमें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है, और ये जो पूरी एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिल रही है इसको हमें अवेल करना चाहिए? नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमें उसमें डिप्लोमेटिकली अपने आप को मजीद एग्रेसिव और प्रोएक्टिव करने की ज़रूरत है। हमें अफगानिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है एज अ टेरर इंडस्ट्री, टेरर फैक्ट्री, वहाँ की जो काबुल रजीम है जो पूरी दुनिया में जिसको तनकीद का निशाना इस वजह से बनाया जाता है, उनको भी दहशतगर्द कहा जाता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरी दुनिया के सामने ये TTP और BLA की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान और इंडिया की जो बैकिंग है, इनको वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करें। हम मजीद एग्रेसिवली यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे जो बाकी एम्बेसीज हैं, हमारी जो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है, हम वहाँ पे मजीद इसको एनहांस करें, मजीद फ्रंट फुट पे जाके खेलें, मजीद एग्रेसिवली हम अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का ये नापाक और पलीत चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेके आए। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि हमारा जब सऊदीया के साथ मुआहदा हुआ तो उसके बाद हमें बहुत और ही पज़ीराई मिल गई, अप्रिशिएट भी किया, और दीगर जो इस्लामी ममालिक थे हमें ऐसा लग रहा था कि वो भी इस तरफ आएंगे, वो भी मुआहदा करेंगे। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने उस मुआहदा का खैर मकदम भी किया। अब ये जो कशीदगी चल रही है उसमें भी ईरान ने इसको कंडेम किया है। इस्लामी ममालिक हैं जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और उनको मज़ीद मजबूत किस तरह से हम कर सकते हैं?
देखिए ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें पाकिस्तान जो मार्का हक और बुनियान मरसूस के बाद से पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ, पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया इसराइल और ईरान की जंग रोकने में अमेरिका के थ्रू। पाकिस्तान ने जो कतर वाला मामला हुआ उसमें भी पाकिस्तान पेश था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपने देखा पाकिस्तान वाज द अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की वो पूरी मुस्लिम उम्मत की नुमाइंदगी की। उसके बाद जो गाजा वाला पैक्ट है और उसके बाद से जो सारे मामला थे, तो पाकिस्तान देखें पाकिस्तान की 80 साल की हमारी तारीख है कि हमने पाकिस्तान ने मुस्लिम कॉज के अंदर अपना किरदार अदा किया हमेशा से, चाहे वो 60s हो, चाहे 70s हो, चाहे 80s हो, चाहे अरब इसराइल वॉर्स हो, चाहे डीकॉलोनाइजेशन के अंदर मुसलमान मुल्कों को आज़ादी दिलवानी हो, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो। पाकिस्तान ने हमेशा अपना रोल, चाहे जैसे भी हालात हो पाकिस्तान के, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो ना हो, 71 में पाकिस्तान टूटा, हम आधा पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, इंडिया अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू हो गया और उस वक्त भी पाकिस्तान जो था वो मिडल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज को हेल्प सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, ये अफगान गवर्नमेंट या चाहे ये हो या पिछली हो 80 साल में इन्होंने कहीं पे भी आपको मुस्लिम कॉजेज में ये नजर नहीं आएंगे। इन्होंने सिर्फ उम्मत से लेके खाया। आप हमें सोवियत वॉर हो गई हमारी मदद को आ जाए, अमेरिका ने हमला कर दिया तो हमारी मदद को आ जाए, तो इन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम कॉज के अंदर आपको ये नजर नहीं आएंगे। अब जो अफगान रजीम है ये जो सारे, सो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। जब इनका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ। व्हेन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जब उम्मत को चूज करना पड़ेगा इन दोनों में से किसी को, तो हमेशा मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान को ही चूज करें। सही, बहुत शुक्रिया आप अहमद हसन साहब। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अगर हम बात करें इस जंग की, इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है क्योंकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है और इस्लामी जो हमारे बरादर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी अल्लाह ने के पानी।